वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हेन द फोन रिंग्स के ड्रामा का एपिसोड 1, वो भी हिंदी में। मैं आपको इतने आसानी से ये एपिसोड समझाऊंगी कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप एंड तक ज़रूर देखें। और रही बात कि ये के ड्रामा का सजेशन हमें हमारे प्यारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स ने दिया था कमेंट करके, तो आपको भी अगर किसी के ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में जाके ज़रूर हमें बताएं। हम पहले कास्टिंग से देखेंगे। हमारे मेन लीड्स है बेक सायोन और होंग हेजू। बेक सायोन ये कोरिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल स्पोक पर्सन है और जो कि एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि जब भी कोई गवर्नमेंट में बातें आती है, कोई सैड हो या फिर कोई डरावनी बातें हो जो मीडिया के सामने बतानी हो, तो गवर्नमेंट बेक सायोन को सामने करता है, क्योंकि वो बातें ऐसी बताता है, मक्खन जैसी बताता है। वो अगर कोई बात सीरियस होगी तब भी वो उतनी सीरियस नहीं लगती है। उसकी शादी हुई है होंग हुई जू से, जो कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। एक्सीडेंट, जब वो छोटी थी, एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी, इसीलिए वो साइन लैंग्वेज में बात करती है। इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। दोनों 3 साल से एक साथ रहते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन दुनिया के सामने वो ऐसा दिखाते हैं कि वो दोनों बहुत हैप्पी कपल है। लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है जब बेक सायान को किडनैपर का कॉल आता है। तो हमारा फर्स्ट एपिसोड का स्टार्टिंग सीन कुछ इस तरह से है कि बेक सायोन एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होता है। वो उस पार्टी की जगह पे जाता है अपनी लग्जरियस गाड़ी से। वो वहाँ से अपनी एंट्री करता है। उसका एक्सपेंसिव सूट, उसके एक्सपेंसिव बूट्स, उसके एक्सपेंसिव वॉचेस, एकदम वो हैंडसम लग रहा होता है। वो अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर देता है और पार्टी की डोर तक जाता है। वो उस डोर को ओपन करता है। जब वो उस डोर को ओपन करता है तो जो पार्टी में अंदर काफ़ी सारे लोग थे, वो सभी की नज़र उस पर पड़ती है। सभी बातें करने लगते हैं कि कितना हैंडसम है ये, उसका सूट कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम हीरोइटिक पर्सनालिटी है। वो वहाँ पे अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा था, यानी कि होंग हुईजू। वो घड़ी देखता है, तभी उसे कदम चलने की आवाज़ आती है, जो कि होंग हुईजू होती है। यहाँ पे होंग हेजू बेक सायोन के पास जाती है, उसके हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि सभी हम दोनों को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे बेक सायोन बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मुझे देख रहे हैं, ना कि तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि मेरे साथ तुम हो खड़ी तो तुम कौन हो, लेकिन याद रखना तुमसे कोई गलती ना हो। हमारे रिलेशनशिप को लेकर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए इस रात को। फिर ये सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे होंग हुईजू न्यूज़ को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, मतलब उसके कंपनी में सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो न्यूज़ को कन्वर्ट कर रही होती है साइन लैंग्वेज में। तभी डायरेक्टर का उन्हें मैसेज आता है कि ये सब रिपोर्टिंग रोक दो, क्योंकि बेक्सायान यानी कि कुछ स्पोक पर्सन अनाउंसमेंट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो लाइव जाने वाले हैं, इसीलिए हमें रोकना पड़ेगा ये। तभी वो डायरेक्टर बोलते हैं होंग हुईजू को कि तुम अपने घर जा सकती हो। जब वो घर जाने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि बेक सायान लाइव आ जाता है टीवी पे, इसीलिए वो न्यूज़ सुनने के लिए वहाँ पे रुक जाती है। तो वो न्यूज़ बताता है कि कुछ नॉर्थ कोरिया के बंदों ने, मतलब जिनके पास गन है, उन्होंने हमारे लोगों को बंदी बना के रखा है और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी डिमांड पूरी करो, वरना हम तुम्हारे इन लोगों को मार देंगे। तो यहाँ पे वो इतने कॉन्फिडेंटली बताता है कि हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि हम उनकी मांग को पूरी नहीं करेंगे, और जो हमारे लोगों को बंदी किया है उन्हें हम सुरक्षित वापस छुड़ा कर लाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ऐसा ही वो वादा करता है मीडिया के सामने। लेकिन एक मीडिया से बंदा बोलता है कि तुम जो ये सारी बातें बोल रहे हो, लेकिन तुम ही तो खुद घबरा रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे थोड़ी तो घबराहट हो रही है,
लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उन सब को सुरक्षित वापस लेकर आऊँगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। होंग हुई जू ये सारी बातें उनकी टीवी पे सुन लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। होंग हे जू वहाँ से चली जाती है एक रेस्टोरेंट में अपने सासू माँ के साथ खाना खाने के लिए, जहाँ पे उसकी मॉम भी रहती है। यहाँ पे उसकी सासू माँ बोलती है कि तुम्हें अपना काम छोड़ देना है, तुम अपनी जॉब छोड़ दो और बेक सायोन के साथ टाइम स्पेंड करो और उसका इलेक्शन में ध्यान रखो। और यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि आप जैसा करेंगी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही मेरी बेटी करेंगी, आपकी जो भी डिमांड है हम वो पूरी करेंगे। और फिर वो मदर इन लॉ वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे होंग हे जू भी अपने कार में घर जाने के लिए निकलती है। यहाँ पे वो कार में बैठती है, वो उनकी जो सासू माँ ने कहा है कि अपनी जॉब छोड़ दो उसके बारे में सोच रही होती है। फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी कार कुछ अजीब, मतलब उसके रेडियो स्टॉप हो रहे थे, उसके ब्रेक्स नहीं लग रहे थे, उसकी विंडो ओपन नहीं हो रही थी। उसे पता चल गया था कि उसकी कार में कुछ खराबी आ गई है। वो अपनी कार जब बीच सड़क से जा रही होती है तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी कार को वो नहीं बल्कि कोई और चला रहा हो। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कार बहुत स्पीड से एक बीच सड़क में जाकर रुकती है। तब वो देखती है कि एक मास्क मैन पीछे से आ रहा होता है। उसे याद आता है कि एक ऐसी डिवाइस आई है जो कि फैंसी कार्स को चलाने में मदद करती है। जब वो ये न्यूज़ को रिपोर्टिंग कर रही थी तो उसे याद आता है कि ऐसी एक डिवाइस कार में लगाई जाती है जिसकी वजह से फिर वो रिमोट से कोई भी आदमी चला सकता है। जब उसे ये सारी न्यूज़ याद आती है वो घबरा जाती है। वहीं पे फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे बेक सायोन अपने कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो जो उसने हॉरिफाइंग न्यूज़ सुनाई रहती है कि उनके सिटीजन्स को बंदी बना लिया गया है, उसके लिए वो सभी से मीटिंग करता है और बोलता है कि कुछ न कुछ सल्यूशन हमें जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा, हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। फिर ये सीन शिफ्ट होता है होंग हुई जू पे, जहाँ पे वो देखती है मिरर से कि उसके कार के पास एक मास्क मैन जो काले कपड़ों में है वो पास आता है। उसे बहुत डर लगता है। वो कार का पीछे का डोर ओपन करता है और फिर होंग हे जू के गले के पास चाकू रखता है और उसे बोलता है कि जल्द ही तुम यहाँ से कार भगाओ, ठीक है। यहाँ पे फिर वो उस कार में बैठ जाता है। यहाँ पे फिर बेक सायोन को बहुत सारे नंबरों से कॉल आता है, फॉरेन नंबर से कॉल आता है। वो जो उसने न्यूज़ बताई थी उसके लिए उसे बहुत सारे कंपनी कॉल कर रही थी, मीडिया वाले कॉल कर रहे थे। लेकिन वहीं पे एक उसे कॉल आ जाता है किडनैपर का। वो बोलता है कि हाय, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल किया है। वो शौक होता है कि ये कौन है जो मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल किया है। वो बताता है कि मैं किडनैपर हूँ, मैंने तुम्हारी बिलवड वाइफ को किडनैप कर लिया है। लेकिन बेक सायोन को ये सारी बातें झूठी लगती है, कोई मजाक कर रहा है ऐसा उसे लगता है। इसीलिए फिर वो होंग हेजू की मॉम को कॉल करती है और पूछती है कि होंग हेजू कहाँ पे है। तो उसकी मॉम बोलती है कि हम दोनों डिनर कर रहे हैं, वो मेरे साथ में ही है, मेरे घर में ही है। फिर बेक सायोन उसे यकीन हो जाता है कि उसके साथ किसी ने प्रैंक कॉल किया है, किसी ने मजाक किया है। वो अपने टीम को बताता है कि मेरे फ़ोन में जो अभी नंबर आया है उसे ट्रेस करो और ये बेहुदा मजाक किसने किया है ये मुझे जल्द से जल्द पता लगाकर जल्दी बताओ, वो ऐसा बताता है। फिर से कुछ थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद उसे यानी कि बेक सायोन को उस किडनैपर का कॉल आता है। वो उस किडनैपर के कॉल को उठाने के बारे में सोचता है, फिर वो उठा ही लेता है। किडनैपर बोलता है कि तुमने बहुत देर कर दी मेरे कॉल को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे बेक सायोन उस किडनैपर को बोलता है कि तुम अब मुझे तब कॉल करना जब तुम्हें मेरी वाइफ को मार दोगे, ठीक है।
ये बात सुन के होंग हेजू बहुत निराश होती है, उसका दिल टूट जाता है कि वो उस मतलब बेक सायोन को उसके लिए थोड़ी भी दया नहीं है, थोड़ा भी प्यार नहीं है। इसीलिए होंग हेजू फुल स्पीड में वो कार भगाने लगती है और वो इतने स्पीड से उस कार को भगाती है कि वो कार का जाके वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे बेक सायोन को ये श्योर था कि किडनैपर मजाक कर रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि बेक सायोन की वाइफ कौन है, क्योंकि मीडिया से उसने छुपा के रखा था। जब वो घर जानता है, वो बहुत स्पीड से कार चलाता है, क्योंकि उसे मन में थोड़ा डर रहता है कि शायद ये बात सच भी हो सकती है। यहाँ पे फिर होंग हेई जू जब कार का एक्सीडेंट होता है तो वो वहाँ से निकल आती है, वो घर पर आती है, वो शावर लेती है। उसके जो कंधे पे निशान थे वो उन निशानों को छुपाती है, उन्हें वो बैंडेज लगा देती है और वो ये बात ठानती है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरा किडनैप हुआ था, या फिर बेक सायोन आके पूछेगा कि तुम किडनैप हुई थी या फिर कुछ हुआ था तो वो बोलती है मैं उसे झूठ बोल दूंगी। फिर वो शावर लेकर बाहर आती है। यहाँ पे बेक सायोन अपने घर पर आता है, वो बहुत स्पीड से अपनी कार को वहाँ पे पार्क कर देता है। वो बहुत हरी में होता है, उसे ये डर लगा रहता है कि शायद सच में होंग हेजू किडनैप तो नहीं हुई होगी। यहाँ पे होंग हेजू अपने खाने के लिए कुछ बनाती है। वो देखती है कि बेक सायोन आया रहता है, उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने कॉल पे कहा था कि उसकी वाइफ को मार दो। ठीक है, यहाँ पे बेक सायोन आकर रिलैक्स होता है कि मेरे सामने होंग हेजू खड़ी है। वो पानी पीता है, वो डाइनिंग टेबल पे जाकर बैठता है और वो होंग हेजू को बताता है कि कैसे मुझे एक मजाक करने के लिए कॉल आया था कि तुम किडनैप हो गई हो, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर वो कुछ बोलती नहीं है, बस उसकी बातों को सुनती रहती है। वो बोलता है कि तुम सही सलामत घर आ गई, ये अच्छी बात है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं। वो कुछ जवाब नहीं देती है, बस वो अपनी प्लेट सजाती है खाना खाने के लिए। यहाँ पे बेक सायोन हंस रहा होता है कि वो जिसने मुझे कॉल किया मैं उसका पता लगा के उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, क्योंकि उसने मेरा टाइम बर्बाद किया है। जब होंग हेजू खाना खाकर अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके मॉम ने उसे 2-3 बार कॉल किया है। तब वो अपनी मॉम को मैसेज करती है कि आपने मुझे कॉल क्यों किया था। तब वो बताती है कि मेरा कॉल तुम रिसीव करो, फिर मैं बताऊंगी। तो वो बताती है कि बेक सायोन का कॉल आया था ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो। तब मैंने उसे झूठ बोल दिया था कि तुम मेरे साथ घर में डिनर कर रही हो। फिर वो कॉल कट कर देती है और फिर बेड पर सो जाती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब इन दोनों की शादी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे वो रेडी हुई थी, वो दुल्हन बनी हुई थी, वो अपने दूल्हे का वेट कर रही थी। लेकिन वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बहुत सैड है, उसे ये शादी नहीं करनी है। तब बेक सायोन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है उसके सामने और उसे बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लो और इसे साइन करो। हम इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा दिखावा करेंगे कि हम दोनों हैप्पी है इस मैरिज में, लेकिन कोई हम एक दूसरे को ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, बस दुनिया के लिए हम कपल्स रहेंगे, वरना हम दोनों स्ट्रेंजर्स रहेंगे। ठीक है, फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे बेक सायोन अपने वाइफ के साथ पार्टी में चला जाता है। वो अपने वाइफ को इसलिए लेकर जाता है क्योंकि वो जिनसे मीटिंग होने वाली है एम्बेसडर के साथ, उनकी वाइफ को उनकी वाइफ भी डीफ है, मतलब उन्हें सुनने में तकलीफ़ है, इसीलिए साइन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके सारी बातचीत उनकी वाइफ को समझा देगी। यहाँ पे बेक सायोन उनसे मिलता है, बताता है कि ये मेरी वाइफ है, ये इन्हें भी बोलना नहीं आता, मतलब इनकी आवाज़ चली गई है, वो भी साइन लैंग्वेज में बात करती है, इसलिए आपकी वाइफ को मेरी वाइफ के साथ बात करने में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो तभी एम्बेसडर को बताता है कि मेरी वाइफ मेरी कमज़ोरी है। वो ये बात क्यों बताता है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उसे बोलना नहीं आता है, इसीलिए क्योंकि
जब भी कोई मेरे साथ रहता है तो वो डेंजर में हो रहता है। लेकिन ये सब बातें सुन के होंग हेजू थोड़ी हर्ट हो जाती है। पहले ही वो हर्ट थी क्योंकि उसने किडनैपर से बोला था कि मेरी वाइफ को मार दो, जब उसकी लाश होगी तब मुझे कॉल करना। और अब एम्बेसडर के सामने बोल रहा है कि ये मेरी वीकनेस है, जिससे होंग हेजू और टूट जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ अपनी सारी बातचीत कंप्लीट करके उनकी वाइफ को साइन लैंग्वेज में सारी बातचीत समझाने के बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वो ड्रिंक करने लगती है, तभी उसके पास बैक सायान आ जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी वीकनेस हूँ। तो वो बोलता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना ज़रूरी नहीं समझता, ठीक है, और इतना रिएक्ट मत करो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए हम दोनों की रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। वो उसे गुस्से में गालियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। तभी बेक सायोन को कॉल आ जाता है किडनैपर का। किडनैपर बोलता है कि वाह, तुम तो सूट बूट में बहुत अच्छे लग रहे हो। वो बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्योंकि ये पार्टी रिच लोगों की है, यहाँ पे कोई ऐरा गहरा नहीं आ सकता। लेकिन किडनैपर बोलता है कि तुमने तो बहुत अच्छा सूट पहना है, आसपास की मैं तुम्हें बातें भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे आसपास क्या है। किडनैपर उसे बताता है कि वहाँ पे कौन कौन सी डिशेस रखी हुई है, कौन से लोग आए हैं, कैसा डेकोरेशन हुआ है। ये सुन के बेक सॉयन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि इस पार्टी के बारे में उसे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे किसी को इनविटेशन के बगैर अंदर आने नहीं दिया जाता। वो बहुत डर जाता है जब वो उसे बताता है कि पार्टी की सारी डिटेल्स। उसे अब यकीन हो जाता है कि वो किडनैपर यहाँ पे है, इसीलिए उसे डर लगा रहता है कि वो होंग हेजू को कुछ तकलीफ़ ना होने दे, मतलब हानि ना हो। इसलिए वो चारों ओर देखता है कि वो शक करने लगता है कि कौन किडनैपर हो सकता है। वो एक एक को नज़रों से देखता है, फिर उसे एक पे शक होता है तो वो उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। पहले तो वो अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचता, वो होंग हेजू के बारे में सोचता है। वो किडनैपर और कोई नहीं रहता बल्कि होंग हेजू कॉल कर रही होती है उस किडनैपर के कॉल से। उस किडनैपर का फ़ोन उस कार में छूट जाता है जब उनका एक्सीडेंट होता है और फिर वो फ़ोन लेकर घर आ जाती है और वो उसी फ़ोन से बेक सायन को कॉल करती है और उसे बोलती है कि होंग हेजू को मैं तकलीफ़ दूंगा और होंग हेजू को बहुत नुकसान भी पहुंचाऊंगा। ये फ़ोन देखो, ये फ़ोन डमी फ़ोन, मतलब ये फ़ोन उस टेक्नोलॉजी से चलता है जहाँ पे अगर आपकी आवाज़ आप किसी से बात करोगे ना तो वो चेंज हो जाएगी। मतलब ये लड़की बात कर रही है तो लड़के की आवाज़ में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जब उनका एक्सीडेंट होता है और वो पीछे देखती है तो उस किडनैपर के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और फिर वो फ़ोन लेकर वो घर वापस आ जाती है, ठीक है। इसीलिए बेक सायोन उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन वो जो किडनैपर बन के फ़ोन कर रही है वो होंग हेजू है। वो ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे बेक सायोन से छुटकारा चाहिए। वो उसे बोलती है कि तुम होंग हेजू को डिवोर्स दे दो, फिर मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, ठीक है। ये बातचीत यहाँ तक होती है। जब वो डिवोर्स बात सुनता है तो बेक सायोन पंच करता है दीवार पे, उसके हाथ में पूरा खून लग जाता है और वो बोलता है कि मैं होंग हेजू को डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे मरते दम तक, और मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। ये एपिसोड आज का यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।